ऐसी ही एक सुबह थी कि जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर भी हंस ले। बात यूं हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली किड्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए, जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की किताब तो भूल गया और उसे याद आ गई कि आम की फाक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक दिन के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी। और चंद्र उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा था। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्काते थे, सुधा के प्यार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता, दुखी होता तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही है। उसने सुधा को एक पत्र लिखा, जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थीं जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपनी धोती में क्रोशिया के बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिल पड़े हैं आज, बिंती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप, बिंती ने मुंह चढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ बिंती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिंती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई को चुभो कर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चढ़ाइएगा नहीं, बिंती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिंती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को यह रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शकल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिंती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह, जरा हम भी तो नाम सुने। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिंती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ, पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दूं। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कि कह दूं मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा, दीदी से ये सब बातें कह दी। दीदी तो है लापरवाह है, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जानिए कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिंती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंद्र ने पूछा। अभी कल आए थे, एक हाथ में उनकी एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब कुछ छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी।
अच्छा लाओ वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने से लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब सुधा को लेने के लिए खुद शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है, यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब विनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी और इधर विनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब संभवतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो भी बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वो निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज़ हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के क्या मायने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था, एक दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, खास तौर में उसमें बिनती यानी प्रार्थना शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले ही तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है, फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बिसरिया बहुत चालाक। खैर, मैं हार नहीं मान सकता और गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में भी कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दांव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंद्र ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मक है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो नहीं हूँ, मैं भी भावनाओं को समझता हूँ।
मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता और मुझे तो बहुत खुशी होती है जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझना मुझे इससे जरा भी बुरा लगेगा। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डरते हैं, या हम में इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने पलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है यह उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं, और अब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए। कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बियत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों न बिनती रखूं। चंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी हुई खड़ी बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो न हम कुछ बोल पाएंगे न बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया की समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित भी। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो तुम्हारी आगे उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों को कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं इसका क्या नाम रखूं? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहेगा अगर तुम इसका नाम गरेड़िया रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ, गरेड़िया। मेरा मतलब है गन्ने की गरेड़िया। दरवाजे के पीछे बिनती से रहा न गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हेड उठाकर बोला, अच्छा आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने आप को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने बिनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी।
पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैया की तरह अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई भी खत नहीं। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2-1 बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज से छत से उठकर दूर पर यूकलिप्टस की लंबी शाखा में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगे कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दी। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिया। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत। चंदर ने मन ही मन कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी लापरवाही। मारे गुस्से के थोड़ी देर के बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं। बर्टी की आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से मिलाएंगे, अब देखिए कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद के सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चार दीवारों तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती है और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था।
अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और वही क्या कमज़ोर था, यह सारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटे तोता का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई लड़की बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ रहा था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट पहने, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रीचेस, शिकारी बूट पहने हुए और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो यह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार आकर फंस गया। उसने घबराई हुई आवाज से कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा गईं। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और मेरा एक मित्र। दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना। बहुत मुझे ताज्जुब है तंदुरुस्ती के लिए। तुमने क्या किया 3 महीने तक? नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ें लाया हूँ। एक तो है तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ। चंदर हाँ कहे या ना, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे, अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं रहना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा और उसे लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर वह झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाज़ें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने एक अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला आ रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपए उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ।
वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे से बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है? अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। जो ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी। समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ, समझ गए। जेनी अंदर चल दी और फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटते हुए बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ गई है, तुमने स्वेटर नहीं पहना? चलो पहनो। मरने की ठानी है? मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदन ने मन से कहा, यह कुछ रहस्यमय बंगले का असर है, हर एक का दिमाग खराब ही मालूम होता है। 2 मिनट के बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद, ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ, चंदन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन यह झगड़ा क्या है?